हेलो दोस्तों, फास्ट स्टूडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे, हमने देखे थे कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी और फिर निहारिकाएं क्या होती है, ये सब हमने बात कर लेते। तो चलिए थोड़ा सा उसको रिवीजन भी कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमने देखे थे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ये सब हमने देखे। जैसे कि वर्तमान में हम अभी जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये क्या है, सौरमंडल का हिस्सा है। और सौरमंडल क्या है, आकाशगंगा का हिस्सा है। और आकाशगंगा किसे कहते हैं, क्या जब लाखों करोड़ों जब आकाशगंगाएं जब मिल जाती है तब उससे क्या होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो हमने क्या है, ब्रह्मांड का देखे थे, ब्रह्मांड के बारे में हमने देखे थे कि ब्रह्मांड होता क्या है, इसे देखे थे। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात आती है तो इसके लिए हमने दो प्रकार की अवधारणा देखी थी ना। एक परंपरागत अवधारणा देखे थे, परंपरागत अवधारणा देखे थे, एक आधुनिक अवधारणा देखे थे। आधुनिक अवधारणा देखे थे, सिद्धांत देखे थे, जो भी हो। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखे थे, परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत हमने देखे थे कि जो दो प्रकार की, एक भूकेंद्रीय अवधारणा देखे थे, एक सूर्य केंद्रीय अवधारणा देखे थे। सूर्य केंद्रीय अवधारणा और एक भूकेंद्रीय अवधारणा। तो भूकेंद्रीय अवधारणा के अंतर्गत हमने देखे थे कि इसके अंदर कहा गया था कि जो पृथ्वी है वो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में है। भूकेंद्रीय अवधारणा के अंतर्गत कहा गया कि जो पृथ्वी है वो किसके केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। इसे किसे दिया था, खगोल शास्त्री टॉलमी ने बताया था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन इसके कुछ समय पश्चात कॉपरनिकस ने क्या कहा, सूर्य केंद्रीय अवधारणा दिया। इसमें दिया कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय अवधारणा दी। और इन्होंने क्या कहा कि जो आप जो बता रहे हैं, जो भू केंद्रीय सिद्धांत आप बता रहे हैं, ये गलत है। और इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में नहीं है, बल्कि केंद्र में सूर्य है। और सूर्य क्या है, सूर्य की सभी तरफ क्या है, जितने भी ग्रह उपग्रह ये सब परिक्रमा लगा रहा है। तो इन्होंने दिया कि कौन सा, सूर्य केंद्रीय अवधारणा दिया। और इसी समय क्या है, गैलीलियो ने क्या है, दूरबीन की खोज कर ली थी। जब दूरबीन की खोज कर ली है तो उसने किसी भी चीज को जूम जूम करके देखने लगे तो उन्होंने देखा कि जो सूर्य है, सूर्य की तरफ जितने भी ग्रह हैं ये सब क्या है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसने कहा कि हाँ ये सही बात है, बोले कि जो पृथ्वी है वो सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा क्या है, सभी ग्रह तारे ये सब क्या है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये क्या है, केंद्र में है। लेकिन इसके कुछ समय के पश्चात एक महोदय हुए, हर्शेल महोदय, इन्होंने क्या कहा कि तुम बस इसी में उलझते रह जाओ, बोले बस सूर्य केंद्र पृथ्वी में उलझ के रह जाओ, बोले बस सूर्य केंद्र पृथ्वी में उलझ के रह जाओ, बोले तुम जिस सूर्य और चंद्रमा को तुम केंद्र की बात कर रहे हो, बोले ये तो सिर्फ बोले क्या है, आकाशगंगा है, आकाशगंगा का एक हिस्सा मात्र है बस। बोले इन्होंने महोदय ने क्या बोले कि आप जिस सूर्य चंद्रमा की बात कर रहे हो ये एक आकाशगंगा का हिस्सा मात्र है। इन्होंने बोला ये सिर्फ एक हिस्सा मात्र है। तो इनका मतलब यह था कि आकाशगंगा है कोई बहुत बड़ी सी, जिसके आप एक हिस्सा मात्र हो। यह हुआ। इसके बाद कुछ समय बाद फिर एक महोदय आए, एडविन हब्बल। ये महोदय ने क्या बोले कि आप जिस आकाशगंगा की बात कर रहे हो ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और जिनका लगातार विस्तार होता जा रहा है। तो ये बोले अच्छा, तो ऐसे एक से बढ़ के क्या है खोजें होने लगी, तो जिससे क्या है पता चलने लगा। अब जिस समय में जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी उन्होंने अपने हिसाब से खोजें की, सर्च करी और अपने अपने मन के हिसाब से सबने अपने अपने निर्णय दिए। तो ये हो जाते हैं कौन से, हमारे परंपरागत सिद्धांत। अब आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा था, आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है, इसी को बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, जितना जो ब्रह्मांड हम अभी देखते हैं, सूर्य, तारे, ग्रह जितने भी देखते हैं, ये सब क्या है, एक छोटे से बिंदु पर स्थित है, छोटे सा बिंदु पर स्थित है। लेकिन वहां पर क्या था, जो छोटा सा बिंदु था, जितना भी जो ब्रह्मांड था पहले सब क्या है, छोटे से बिंदु पर स्थित है। एक छोटा सा बिंदु है जिसका जो तापमान था एकदम हाई टेम्परेचर था, ताप इसका बहुत ज्यादा था, इसका घनत्व भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा घनत्व था, आयतन बहुत कम था, आयतन इसका बहुत कम आयतन था, जिसके अंतर्गत
इसमें क्या है, एक प्रकार से आग का गोला था जलता हुआ, और जब इसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। अब जब बहुत सारी गैसें जब घनत्व बढ़ता गया तो एक समय ऐसा है कि अपने अंदर ताप और डेंसिटी के कारण यह संभाल नहीं पाए, और इसमें क्या है, महाविस्फोट हो गया। महाविस्फोट हुआ तो सारा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, पूरा फैल गया। इसमें जितने भी, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर थे। इसमें क्या होता है, जैसे ये कपास है, 1 किलो कपास लेंगे हम तो इतना हो जाएगा, मान के चलो इतना बड़ा। वहीं अगर हम लोहा लेते हैं तो लोहा क्या हो जाएगा, छोटा होगा इसके में। 1 किलो कपास, उसका क्या है, डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। इसमें क्या है, अणु इसमें पास है, इसमें अणु दूर है। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी, घनत्व। जब इसका विस्फोट हुआ, पूरे क्या है, ब्रह्मांड में चारों तरफ क्या है, गैसें फैल गई, धूल के कण फैल गए, जितनी सी गैसें थी सब फैल गए। तो ये क्या है, चारों तरफ गैसें फैल गई। तो इसी जब गैस को क्या है, बाद में जब ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसों के बादल और धूल के कण आपस में मिलने लगे। क्या विभिन्न गैसें थी, मुख्य रूप से कौन सी गैसें थी, हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस मुख्य रूप से थी वहां पर। तो क्या है, कुछ गैस के बादल है, गैस के बड़े बड़े बादल इकट्ठे होने लगे, धूल के कण। जब गैस के बादल और धूल के कण, गैस के बादल और धूल के कण जब इकट्ठा होकर एक पिंड का निर्माण करने लगे, तो इसी को हम बोलते हैं नेबुला या निहारिका। क्या हुआ, जब गैस के बादल प्लस धूल के कण, हाइड्रोजन गैसों के बादल प्लस धूल के कण आपस में मिलकर एक पिंड का निर्माण करने लगे, तो इसी से क्या है, तारों का जन्म होने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, पहले हम नेबुला बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, गैसों के बादल और धूल के कण जब एक पिंड का निर्माण करने लगते हैं, इसी को नेबुला कहते हैं। तो ये क्या है, तारों के निर्माण की प्राथमिक स्थिति है। यहाँ पिंड का निर्माण हो जाता है, इससे जो तारे का निर्माण होता है उसको बोलते हैं आदि तारा। अभी इसमें प्रकाश नहीं रहता। जब ये आदि तारे का निर्माण हो जाता है, अब जब ये आदि तारे का निर्माण हो जाएगा तो कुछ समय बाद क्या है, इसके जब अंदर के जो गैसें हैं और धूल के कण आपस में सिकुड़ने लगेंगे, प्लस इसके केंद्र में अब क्या होने लगेगी कि नाभिक संलयन की प्रक्रिया होने लगेगी। क्या है, धूल के कण और गैसें जब आपस में टकराने लगेगी तो उससे क्या है, नाभिक संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अणु जो रहेंगे वो आपस में टकराएंगे, इससे क्या है, नाभिक संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन काय में परिवर्तित होने लगेगी, हीलियम में। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाने लगेगी, तब ये क्या है, पूर्ण तारा बन जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा पूर्ण तारा। अब जब इसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित, नाभिक संलयन, तो इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या है, तारे हमको क्या है, चमकदार दिखाई देते हैं। क्या तारों पे क्या है, कुछ वो हो जाता है, तारे हमें क्या है, कभी नीले दिखाई देते हैं, कभी लाल दिखाई देते हैं, कभी नारंगी दिखाई देते हैं। तो तारे क्या है, कभी नीले दिखाई देते हैं, कभी नारंगी दिखाई देते हैं और कभी लाल दिखाई देते हैं। तो तारे क्या है, जब शुरुआती स्टेज में होते हैं, अपनी प्रारंभिक अवस्था में, तो क्या है, हमें नीले दिखाई देते हैं। नीले के पश्चात कभी पीले हो जाएंगे, वो पीले के पश्चात नारंगी कलर के दिखाई देंगे, और जब अंत में हो जाएंगे, जब उनकी सारी हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो वो नारंगी। तो जब इसकी सारी हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो वो कैसे दिखाई देने लगेंगे, हमको नीले रंग के दिखाई देने लगेंगे। अब जब क्या आदि तारा होगा, इससे जब पूर्ण तारा बनेगा, पूर्ण तारा बनने के पश्चात जब इसकी सारी हाइड्रोजन गैस काय में हीलियम में परिवर्तित हो जाने लगेगी, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाने लगेगी, तो बाद में क्या है, तो तारा है, इसके पश्चात काय में टूट जाएगा श्वेत वामन तारा में। श्वेत वामन क्या है, तारे की जब सारी हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो इसमें क्या है, इसका पूरा एक प्रकार से ईंधन का काम करे, तो वो काय में टूट जाएगी, फिर तारा क्या हमें लाल दिखाई देने लगेगा। इसके बाद जब इसी हम कहेंगे तारा क्या लाल दिखाई देने लगेगा, तो इसी को हम बोलते हैं लाल दाना तारा। क्या है, जब इसकी सारी हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो तारा हमें कैसे दिखाई देने लगेगा, लाल, तो इसी को बोलते हैं लाल दाना तारा।
लाल दाना तारा। अब जो लाल दाना तारा है, क्या है? यही लाल दाना तारा आगे फिर काय में परिवर्तित हो जाएगा। ये लाल दाना तारा काय में हो जाएगा, आगे बढ़ते ही श्वेत वामन तारा में परिवर्तित हो जाएगा। श्वेत वामन तारा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके पश्चात बाद में आगे चल कर ये काले वामन तारा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, काला वामन तारा में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या है, कुछ तारे क्या है, कुछ तारे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ तारे काले कोने तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा होता कैसे है? तो इसके लिए क्या है, सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए एक सीमा निर्धारित गई है जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा ये भारतीय मूल के एक खगोल शास्त्री थे। तो इन्होंने कहा कि जिस तारे का जो आयतन है वो द्रव्यमान है, जिस तारे का द्रव्यमान, इन्होंने कहा कि जिस तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान सूर्य के बराबर है या कम है तो वो तारा काय में टूटेगा, ये तारा परिवर्तित होगा श्वेत वामन तारा में, प्लस आगे जाके काले वामन तारा में, काला वामन तारा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई तारा है, यदि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है, सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है, तो ये काय में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले न्यूट्रॉन तारा में, और आगे जाके यही काय में बदल जाएगा ब्लैक होल में। ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो श्वेत वामन तारा है, जैसे ये तो रहेगा लाल नानो तारा ही रहेगा, लाल नानो तारा काय में हो जाएगा श्वेत वामन तारा, और श्वेत वामन तारा से काले वामन तारा में। लेकिन अगर कोई तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत बड़ा है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो ये मान के चलिए तारा है, इसका जो केंद्र भाग है, जब संपूर्ण हाइड्रोजन गैस काय में हीलियम में परिवर्तित होने लगी तो इसका जो केंद्रीय भाग है वो सिकुड़ने लगेगा केंद्रीय भाग जो इसका सिकुड़ने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हीलियम जो है हाइड्रोजन से क्या भारी होती है, तो इसका केंद्रीय भाग सिकुड़ने लगेगा, इसमें क्या है कोर का निर्माण होने लगेगा। लेकिन यहां पर जितनी भी जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ग्रेविटी के कारण क्या है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इधर आएगी और वो क्या है आपस में ब्लास्ट हो जाएगी, यहां पर आएगी और ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे क्या है कि बाहर की जो भी परत है उसे भी क्या है ब्लास्ट कर देगी। तो सुपरनोवा की घटना से क्या होगा कि दो तारे का निर्माण हो जाएगा, दो प्रकार का होगा। एक न्यूट्रॉन तारा का निर्माण हो जाएगा, सुपरनोवा की घटना जब होगी तो इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारे का निर्माण हो जाएगा। तो यह हमको पता रहना चाहिए कि महाविश्व सुपरनोवा की घटना होगी तो इससे क्या है न्यूट्रॉन तारे का निर्माण हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पल्सर तारा, न्यूट्रॉन तारा इसी को बोलते हैं पल्सर तारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक प्रकार से यानी कि एक तारा ही होता है, न्यूट्रॉन तारा के बाद काय में परिवर्तित हो जाती है, जब इसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है, हाइड्रोजन सब हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, तो लास्ट में क्या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो ब्लैक होल में क्या है, इसकी जो घनत्व है, ब्लैक होल इसकी जो डेंसिटी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। अगर इसके आसपास से कुछ भी चीज अगर ये आजू बाजू से गुजरेगा तो अपनी ओर धड़ाम से खींच लेगा, बोले हम तो डूबे सनम आप भी आओ। तो ये क्या है ब्लैक तो ब्लैक होल क्या होगा
कुछ भी चीज अगर यहाँ से गुजरेगी तो एक प्रकार से मैग्नेट की तरह, जैसे ये है तो इसको फटाक से अपने अंदर खींच लेगा। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ब्लैक होल का जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है बहुत ज्यादा होता है। अपनी चीज, कुछ भी चीज आता है तो इसको सब अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। प्लस यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होता। जो प्रकाश एक बार यहाँ चले गया उसके बाद वहां से लौट कर नहीं आता है। तो ब्लैक होल ये होता है, हाई डेंसिटी होती है। तो ये हमने देख लिया, लाल दानव तारा देख लिए। तो देखे कैसे हमने तारों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो गैसों के बादल होते हैं जिनको बोलते हैं निहारिका या फिर नेबुला बोलते हैं। तो नेबुला क्या है, आकाश जो गैस के पिंड है प्लस धूल के कण आपस में टक्कर होती है। उससे क्या है, तारों में क्या है, नाभिक विसर्जन क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे क्या है, तारे क्या है, ऊर्जा निकलने लगती है। तारे हमें क्या चमकीले दिखाई देते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद जब सारी हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो तारा क्या हमें लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे ही लाल दानव तारा कहते हैं। लाल दानव तारा दो अवस्था बन सकती है। यदि तारे का तापमान, तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो वो तारा काय में परिवर्तित होगा, वो परिवर्तित होगा श्वेत वामन तारा में। और आगे चल के फिर वो काय में परिवर्तित हो जाएगा, काले वामन तारा में। लेकिन अगर कोई तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा है तो उसमें क्या है, सुपरनोवा की घटना होगी। क्या केंद्रीय भाग कोर होगा और बीच की जो गैसें हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्लास्ट हो जाएगा, महाविस्फोट हो जाएगा। तो क्या ऊपरी परत को भी क्षतिग्रस्त कर देगी, क्षतिग्रस्त कर देगी, विस्फोट से पूरे तोड़फोड़ करके बाहर निकल जाएगी। तो उससे काय का निर्माण होगा, न्यूट्रॉन का। और वहीं गैसें रहेगी वो सब क्या है, वायुमंडल में फैल जाएगी। तो न्यूट्रॉन तारा, इसी को बोलते हैं पल्सर तारा। तो आगे जाके काय में परिवर्तित हो जाएगा, ब्लैक होल में। ब्लैक होल में क्या है, डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा घनत्व होता है। तो ये हमने देख लिया। और एक चीज बच गया था, जो हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी जो आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। ठीक है, आकाशगंगा का, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। मिल्की वे। लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जो हमारी आकाशगंगा है उसके सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है। सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। ये कितने, ये हमारे सबसे नजदीक आकाशगंगा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछता है कि हमारे सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो हमारा जो सबसे नजदीक तारा है, हमारा जो सबसे नजदीक तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या कहीं पर सेंटोरी, कुछ भी नाम देगा तो आप पहचान जाइएगा। सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार है सर्पिलाकार। ये भी आपको पता रहना चाहिए। सर्पिलाकार है। आकाशगंगाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला सर्पिलाकार, दूसरा दीर्घवृत्ताकार, और एक है असीमित आकाशगंगा। तो सर्पिलाकार ये अपनी आकाशगंगा है, दीर्घवृत्ताकार ये कुछ अंडाकार की होती है, और असीमित का तो कोई आकार होता नहीं है। तो ये हो गया। तो हमारी जो आकाशगंगा है इसके बीच में एक ब्लैक होल है, इसके बीच में एक ब्लैक होल है, इसके बीच में एक ब्लैक होल है जिसका नाम क्या है, बल्ज। जिसका नाम क्या है, बल्ज। इसकी सूर्य कहां पर हमारा स्थित, सूर्य हमारा यहां पर है, मध्य वाली भुजा में। हमारा मध्य वाली भुजा में है सूर्य, हमारा कहां, मध्य वाली भुजा में स्थित है। लेकिन ये भी क्या है, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे सूर्य भी क्या है, आकाशगंगा की परिक्रमा कुछ इस तरह से करता है। तो ये कितने समय में परिक्रमा करता है, तो लगभग 25 मिलियन साल में।
25 मिलियन वर्ष में क्या है, ये भी क्या है, आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। और यही जिसकी जो जितनी भी भुजाएं हैं ये भी क्या है, घूर्णनशील अवस्था में है। ये हमारे जैसे कि आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा, तो ये भी क्या है, घूर्णनशील में जितनी भी जो भुजाएं हैं ये भी क्या है, घूर्णनशील अवस्था में है। तो ये हमने देख लिए, सूर्य को देख लिया हमने, 25 मिलियन वर्ष परिक्रमा करता है। इसके प्रकार देखिए, तारे देखिए, नेबुला देखिए, बाकी सब तो हो गया। तो ठीक है, तो हमने तारों का जन्म देखे। अब आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।